हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो यूनिट हमारी जो सेकंड है वो आज स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट सेकंड की हम जैसे ही बात करते हैं तो कुछ इसके अंतर्गत परजीवी हैं, उन परजीवियों का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। और उस अध्ययन के साथ साथ हम क्या करेंगे, उनका हमें क्लासिफिकेशन है, आवास है, स्वभाव है, शरीर की संरचना है, जनन है, और साथ ही उनसे उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं वो हमको याद करनी है और उनसे बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इनके बारे में हमको आज अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत यूनिट सेकंड के अंतर्गत देखो, यूनिट सेकंड के अंतर्गत जो आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, जिसे मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ट्रिकोनोसोमा, ये है आपके पास फर्स्ट ट्रिकोनोसोमा, ये भी अपने यूनिट सेकंड के अंतर्गत आता है। दूसरा है अपने पास जियार्डिया है। तीसरा इसके अंतर्गत पैरामीशियम है। और चौथा अगर इसके अंतर्गत हम बात करें पैरामीशियम के बाद में, तो इसके अंतर्गत जो आता है अपने मादा मच्छर के द्वारा जो होता है मतलब मलेरिया, जिसके अंतर्गत अपन प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ की अगर अपन बात की जाए तो उस प्रोटोजोआ के अंतर्गत अपने आता है प्लाज्मोडियम, लिस्टेमिया है, लेशमानिया, और उसके बाद में जो प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ में क्या करना अपन को, गमन है, पोषण है, जनन है, गमन है, पोषण है, जनन है, इनके बारे में अपन को क्या करना है, अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत तो ट्राइकोमोनास भी आता है इसके अंतर्गत। और ट्राइकोमोनास के बाद में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, यूनिट सेकंड के अंतर्गत है। ये अपन को इसमें से इन सब के क्या करना है, एक तो शरीर की संरचना पढ़नी है, इनका वर्गीकरण पढ़ना है, और वर्गीकरण के साथ साथ इनसे कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और बीमारी से किस प्रकार के मतलब उपचार किया जा सकता है और इससे क्या सावधानी रखी जाती है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिकोनोसोमा। हम ट्रिकोनोसोमा को जैसे ही स्टडी करते हैं तो ट्रिकोनोसोमा की कुछ संरचना इस प्रकार से है, और इसका हम सबसे पहले जो ट्रिकोनोसोमा है उसका हम वर्गीकरण करेंगे। तो ये सब मैंने जो आपको बताया है प्रोटोजोआ के सदस्य सभी अधिकतर, और इसका हम जैसे ही वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के अंतर्गत आप करेंगे TCOFGS। T4 होता है इसका फाइलम, और इसका जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ। फाइलम क्या है इसका, प्रोटोजोआ है। क्लास की अगर हम बात की जाए तो इसकी क्लास है जूमेस्टिगोफोरा। अगर मैं यह बात की जाए प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ को फिर सब फाइलम में भी बांटा गया है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, और सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंतर्गत जो क्लास है वो है मेस्टिगोफोरा, और मतलब सब क्लास है, और उसके बाद में क्लास कौन सी है, जूमेस्टिगोफोरा। ऑर्डर की हम अगर बात की जाए तो इसका ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिका, ये इसका क्या है, ऑर्डर है।
और इसकी अगर फैमिली की बात की जाए तो इसकी जो फैमिली है वो है ट्रिपेनोसोमाइडी। ट्रिपेनोसोमेडी, ट्रिपेनोसोमेडी, ये इसकी क्या है, कुल है। उसके बाद में इसका जीनस आता है, जीनस इसका है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इसका जीनस है। और स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कई जातियां पाई जाती है, लेकिन जिस जाति का हम जो अध्ययन करेंगे उस जाति का नाम है गेम्बिएंसी। उस जाति का नाम क्या है, गेम्बिएंसी। गेम्बिएंसी जो जाति है इसका अपन क्या करेंगे भाई, अध्ययन करेंगे। और गेम्बिएंसी जो जाति है ये ही अपने क्या है मतलब जो रोग है वो उत्पन्न करती है और अपने क्या इसके अंतर्गत पाई जाती है, इंडिया के अंतर्गत ये पाई जाती है। मतलब अब वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो इंडिया में तो ये है मतलब विलुप्त हो चुकी है, अब तो ये है ही नहीं है, अलग कंट्रियों के अंतर्गत है। तो ये हमने इसका क्या पढ़ लिया भाई, वर्गीकरण पढ़ लिया। किसका पढ़ लिया, ट्रिपेनोसोमा का। फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ। इसकी क्लास क्या है, जुमेस्टिकोफोरा। ऑर्डर है इसका काइनेटोप्लास्टिका। और इसकी फैमिली है ट्रिपेनोसोमेडियाई। और जीनस है ट्रिपेनोसोमा और स्पीशीज है गेम्बिएंसी। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसीग्रेंडिएंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम जैसे इसमें आगे चलते हैं तो आगे हम बात करेंगे। तो आगे अब ट्रिपेनोसोमा की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से पहले हम इसका पढ़ लेते हैं आवास एवं सहभाग। अभी अपना वर्गीकरण आप इसको फर्स्ट नाम दे सकते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आ जाएगा आवास एवं सहभाग। हैबिटेट हैबिटेट की हम जैसे ही बात करते हैं तो ये एक क्या है, अंतःपरजीवी है, अंतःपरजीवी है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, द्विपरपोषी है, यानी कि अपना जो जीवन चक्र है दो के अंतर्गत पूरा करता है। इसका जो प्राथमिक जो परपोषी होता है, प्राथमिक जो परपोषी है वो तो कौन है, मानव है, मानव। जबकि जो इसका द्वितीयक प्रपोषी है वो है सेठसी मक्खी, सेठसी मक्खी। ये इसका क्या है, द्वितीयक परपोषी है। साथ ही ये मानव के अंतर्गत निद्रालु रोग उत्पन्न करती है। निद्रालु रोग उत्पन्न करता है कौन, ट्रिपेनोसोमा, जिसे अफ्रीकन निद्रा रोग के नाम से भी जाना जाता है। निद्रा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसमें व्यक्ति को क्या आती है, अधिकतर नींद आती है इस रोग हो जाने के साथ साथ ही। और अगर इसकी बात करें तो जो सेठसी जो मक्खी होती है वो कैसी होती है बेटा, रक्ताहारी होती है। यानी कि ये ब्लड को सक करती है। यानी कि सेठसी मक्खी जब कहीं बाहरी वातावरण में होती है और बाहरी वातावरण से आकर मनुष्य के शरीर को क्या करती है, कट करती है। तो सेठसी मक्खी की जो आंत्र होती है, इंटेस्टाइन होती है, उस आंत्र के अंतर्गत ये पाया जाता है कौन, ट्रिपेनोसोमा। अब जैसे ही ये सेठसी मक्खी आदमी को कट करती है, खाती है, मतलब तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, उसमें हिपेरिन पदार्थ का स्त्रावन होता है और जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता है और सेठसी मक्खी बराबर मात्रा में ब्लड को सक करती रहती है, यानी चूसती रहती है। और उसकी
जो मतलब सेक्सी मक्खी है, इस सेक्सी मक्खी की लार के साथ ही ट्रिपनोसोमा मनुष्य के ब्लड में आ जाता है। और मनुष्य के ब्लड में कहाँ रहता है? रक्त के प्लाज्मा में ये पाया जाता है कौन? ट्रिपनोसोमा। और रक्त के प्लाज्मा से ये पहुंच जाता है मस्तिष्क के मेरु द्रव्य में। कहाँ पहुंच जाता है ये? मस्तिष्क के मेरु द्रव्य में पहुंच जाता है। और वहां जाकर ये इस मेरु द्रव्य इसका मस्तिष्क द्रव्य होता है, मस्तिष्क द्रव्य होता है। और जो मेरु द्रव्य होता है उसका क्या करती है? ये भक्षण करने लग जाती है। यानी कि मस्तिष्क व मेरु द्रव्य, मस्तिष्क का मेरु द्रव्य, मस्तिष्क व मेरु द्रव्य होता है, उसका ये क्या करने लग जाती है? भक्षण करने लग जाती है, जिससे मस्तिष्क की जो क्रियाएं होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। मेरु द्रव्य से मतलब आपके जो भी ऑर्गन्स वगैरह वो काम करते हैं वो उतने तरीके से गतिशील प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नींद आती है। अब अपन इसका आवास एवं सहवाग को हमने जैसे ही पढ़ लिया, तो अब हम इसका पढ़ते हैं वितरण। ये यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट आएगा इसका वो आ जाएगा आपके पास वितरण। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा बेटा? वितरण। वितरण से कहने का मतलब ये है, ये जो दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है और पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया देश में भी पाई जाती है, नाइजीरिया देश में भी ये पाई जाती है। तो इतना हमने 3 पॉइंट हो गए अपने पास। क्लासिफिकेशन हो गया, आवास एवं सहवाग हो गया और वितरण हो चुका है। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो इसकी कुछ प्रमुख जातियां हैं, उन जातियों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो ट्रिपनोसोमा की जो जातियां हैं वो कौन सी है? वितरण। इसके साथ इसमें लिख देंगे तीसरे पॉइंट के वितरण में ही प्रमुख जातियां किसकी है? ट्रिपनोसोमा की। तो ट्रिपनोसोमा की जो प्रमुख जातियां हैं ये है ट्रिपनोसोमा, और इसको मतलब टी से ही मैं सिंबल करता हूँ। ट्रिपनोसोमा को दिखाई दे रहा है ना? ट्रिपनोसोमा है उसको टी से ही मैं सिंबल कर रहा हूँ। और इसकी जो पहली जाति है ट्रिपनोसोमा क्रूजी, CRUJI, पहली जाति है उसका नाम क्या है? ट्रिपनोसोमा क्रूजी है। और दूसरी जो जाति है उसका नाम है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी। और उस जाति का नाम है, चलो इसको ले लेते पहले, डेम्बियंसी। और एक है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी रोडियंसी। ट्रिपनोसोमा ब्रूसी रोडेंसी, इसकी जो जाति है उसका नाम है रोडेंसी। तो ये इसकी प्रमुख जातियां हैं, इसकी ट्रिपनोसोमा की पाई जाती है। और उन प्रमुख जातियों के साथ साथ ही इसके अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम जैसे ही चलते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर यानी कि हम संरचना की बात करेंगे। यानी कि फोर्थ जो पॉइंट आएगा इसको यहाँ लिखता हूँ, चौथा जो पॉइंट आएगा वो आएगा इसकी संरचना। स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसकी जो ट्रिपनोसोमा है उसकी जो संरचना है इस प्रकार से, इसके जो सिर होते हैं आगे और जो पीछे का सिर होता है वो इसका कैसा होता है? थोड़ा नुकीला और सुंदा आकार का होता है। यानी कि तरकुरुकी और सुंदा आकार का जो सर है, मतलब जो सर है वो इसके पाए जाते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं इनके
आगे के स्ट्रक्चर की, तो इसके ये जो सिरा होता है, इसका कौन सा सिरा होता है, ये तो होता है इसका पश्च सिरा। ये इसका कौन सा होता है, अग्र सिरा। ये इसके अंतर्गत ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाएं पाई जाती हैं। ये इसका क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक के मध्य क्या पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। साथ ही इसके अंतर्गत ये जो है संरचना, इसको आधारी कणिका के नाम से जाना जाता है, आधारी कणिका। और ये इसकी तरंग कला है, तरंगित तरंग कला के नाम से इसको जाना जाता है। और ये इसका क्या है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला। ये इसका क्या है भाई, फ्लैजिला है, जो इसके अंतर्गत पाया जाता है, जिसे मतलब फ्लैजिलम के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि इसको फ्री स्वतंत्र फ्लैजिला इसको अपन कहेंगे, स्वतंत्र फ्री फ्लैजिलम इसको बोला जाएगा। फ्री फ्लैजिलम के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और संरचना की, तो देखो जो ट्रिगोनोसोमा है उसकी हम आकार और आकृति की, तो इसकी जो संरचना या आकार कैसा होता है, तरबू रूपी होता है। साथ ही इनके अग्र व जो पश्च सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, शुंडाकार या बोल सकते हैं, शुंडाकार वो इनके जो सिरे हैं वो होते हैं। साथ ही अगर अपन बात करें जाए तो इनके जो लंबाई होती है, लंबाई वो होती है अधिकतर 10 से 15 माइक्रोमीटर, और जो चौड़ाई होती है वो 2.5 माइक्रोमीटर। अलग अलग बुक के अंतर्गत ये अलग अलग आपको साइज में मिल जाएगी, 10 से 25 भी दे रखा है, कितना भी है। तो इस प्रकार से इसकी क्या है, जो आकार एवं आकृति की यानी कि संरचना है, अब उस संरचना के अंतर्गत भी हम जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट की हम बात की जाए, ये तो फोर्थ पॉइंट क्या है, संरचना। और संरचना के अंतर्गत फर्स्ट हम कर देंगे आकार व आकृति। तो इसके आकार और आकृति की त्रकु रूपी होता है, अग्र एवं पश्च भाग शुंडाकार होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 15 माइक्रोमीटर तक होती है। साथ ही हम आगे इसकी उसके अंतर्गत चलते हैं। नेक्स्ट आकार एवं आकृति के बाद में आता है इसका आवरण, और उस आवरण को पेलिकल के नाम से जाना जाता है। अब इस पेलिकल की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसकी जो संरचना है, इसको मतलब ये लेयर है, इसको पेलिकल के नाम से जाना जाता है। और ये जो पेलिकल होती है ये लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। साथ ही इसके जो शरीर होती है, जो ट्रिगोनोसोमा के शरीर को आकृति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है भाई, ये आकृति, ये जो मतलब इसका जो शरीर है इसको बनाए रखती है, कौन, पेलिकल बनाए रखती है। और इस पेलिकल के अंतर्गत जो द्रव्य भरा होता है, यानी कि पेलिकल के अंदर जो द्रव्य होता है उस द्रव्य को कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। कोशिका जो द्रव्य होता है उस द्रव्य के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं, ये जो पेलिकल होती है ये इसका सुरक्षात्मक आवरण भी होती है, सुरक्षात्मक
भी कार्य करती है। और इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसके कोशिका द्रव्य के अंतर्गत निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो कोशिकांग है, उन कोशिकांगों की मैं बात करता हूँ। देखो एक तो इसके अंतर्गत ईआर होता है, एक इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंतर्गत केंद्रक केंद्रिका होता है, आधार कणिका होती है, आधार कणिका होती है। साथ ही इसमें ये जो संरचना है इसको बोला जाता है काइनेटोप्लास्ट। ये जो संरचना है इसको बोला जाता है काइनेटोप्लास्ट। ये जो काइनेटोप्लास्ट की संरचना होती है, ये इसके अंतर्गत एक संरचना है, डीएनए ही होता है। ये यानी इसकी जैसे आंतरिक संरचना में बनाता हूँ, ये ट्रिपलोसोमा है और ये इसका फ्लैजिला है, और यहाँ पर इसके अंदर ये इस संरचना के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ये कुंडलित संरचना होती है, और इस कुंडलित संरचना को काइनेटोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? काइनेटोप्लास्ट के नाम से। अब इस काइनेटोप्लास्ट को के डीएनए भी नाम दिया जाता है। के डीएनए काइनेटोप्लास्ट से आया, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है। और ये जो डीएनए होता है इसको ट्रिपलोसोमा को द्विगुणित करने में या इसकी जो मल्टीप्लिकेशन या इसकी जो कॉपी बनाने का जो कार्य करता है ये डीएनए करता है, और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत है पाया जाता है। ये हम आंतरिक संरचना का जैसे स्टडी करते हैं, और यहाँ पर ये आधार कणिका होती है जिससे क्या बनता है? फ्लैजिला बनता है। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला के बाद में इसके पेलिकल की बात हो गई, और पेलिकल के जैसे ही हम बात करते हैं तो इसमें अब हम काइनेटोप्लास्ट अगले जैसे काइनेटोप्लास्ट काइनेटोप्लास्ट की जैसे हम बात करते हैं तो इसमें ये ट्रिपलोसोमा होता है। उस ट्रिपलोसोमा के कौन से भाग में पाया जाता है? पश्चिम भाग में पाया जाता है, और काइनेटोप्लास्ट। साथ ही इसकी ये भी विशेषता होती है कि ये एक गहरी एवं गोलाकार संरचना होती है, और इसके अंतर्गत जो डीएनए पाया जाता है वो क्या होता है? सर्किल डीएनए होता है, यानी कि गोलाकार संरचना है, और इसके अंतर्गत जो डीएनए पाया जाएगा वो कैसा होता है? सर्किल, और इसे के डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। ये अपन को काइनेटोप्लास्ट में लिखना है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर जो आती है इसके अंतर्गत वो आती है आधार कणिका। आधार कणिका के जैसे बात करते हैं, मैं ऊपर ले लेता हूँ आधार कणिका को। आधार कणिका आधार कणिका की मैं जैसे ही बात करता हूँ, चौथे नंबर पर आती है अपनी आधार कणिका। आधार कणिका गोलाकार संरचना होती है, ये थोड़ी बेलनाकार साइड में पाई जाती है। बेलनाकार के रूप में भी इसकी क्या होती है? आकृति होती है, जिसे ये जो संरचना गोलाकार बेलनाकार वो कौन से भाग में होती है? पश्चिम भाग में होती है, और इस संरचना को आधार कणिका के नाम से जाना जाता है। आधार कणिका से एक लंबी तंतुनुमा संरचना निकलती है, लंबी तंतुनुमा संरचना निकलती है, और इस तंतुनुमा संरचना को तरंग कला या उसके फ्लैजिला के नाम से इसको जाना जाता है। फ्लैजिला के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो फ्लैजिला होता है, ये इसके जो शरीर होता है, इस शरीर के मतलब लिपट कर यानी कि चिपक कर तरंग कला का निर्माण करता है।
डायल्यूटिव फ्लैजिला, यानी कि तरंग कला का निर्माण करता है। और इसका जो अग्र सिरा होता है, और उस अग्र सिरे पर ये जो फ्लैजिला है वो कैसा होता है भाई, स्वतंत्र होता है। ये देखो आधार कणिका से निकल रहा है, इसके साथ ही तरंगित कला बनाता है। और इसका जो अग्र सिरा है इस पर क्या होता है, ये भी होता है, और इसे ये गमन में सहायक करता है, यानी कि चलने में क्या करता है, हेल्प करता है कौन, फ्लैजिला। फिर इसके बाद में इसका जो कला का निर्माण करता है, और कसाव का अंतिम जो भाग है यानी कि जो फ्लैजिला है उसका अंतिम भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब हम इसके आगे अगर बात करते हैं तो फ्लैजिला की जो संरचना है, फ्लैजिला हिंदी में बोला जाता है कसाव, यानी कि आप इसको पॉइंट के रूप में, तो इसकी जो अपन अनुप्रस्थ काट काटते हैं, अनुप्रस्थ काट काटने पर इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत 9 तो मतलब परिधीय होते हैं तंतु, और एक जो तंतु होता है इसमें वो कैसा होता है, 9+2 की व्यवस्था होती है। 2 कैसे होते हैं इसमें, केंद्रीय होते हैं। ये इस प्रकार से 9 परिधीय तंतु होते हैं इसके अंतर्गत। ये इस प्रकार से हो, इसके अंतर्गत ये एक और ये भुजा यानी जो उपतंतु होते हैं, उपतंतु, और ये इसकी क्या होती है, भुजा होती है। इसके अंतर्गत ये 9 है, ये कौन से होते हैं, परिधीय तंतु, परिधीय तंतु, और ये कैसे होते हैं, केंद्रीय तंतु। यानी कि जो फ्लैजिला है कसाव के आंतरिक संरचना का जिसे अध्ययन करते हैं उस प्रकार की संरचना देती है, जबकि जो आधारी कणिका होती है उस आधारी कणिका के अंतर्गत 9+0 की व्यवस्था होती है, यानी कि उसके अंतर्गत जो परिधीय तंतु होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब हम बाद में अगर जैसे ही बात करते हैं इसके, यानी कि फोर्थ आकार हो गया। अब आकार के बाद में हमारा फिफ्थ जो नंबर आ जाता है वो आ जाता है ट्रिपेनोसोमा है। उस ट्रिपेनोसोमा में गमन, तो गमन की हम बात करते हैं तो गमन किसके द्वारा करता है, ये कसाव के द्वारा गमन करता है। क्या करता है, कसाव के द्वारा गमन करता है। छठे पॉइंट की बात करते हैं तो ट्रिपेनोसोमा में जो श्वसन होता है, श्वसन है, वो श्वसन कैसा होता है, वो सामान्य सतह से डिफ्यूजन प्रेशर के द्वारा होता है। साथ ही अगर हम उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन की क्या बात करेंगे, ये कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड के साथ साथ ये नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट जो पदार्थ है उनका क्या करता है, निष्कासन करता है। और साथ ही ये ब्लड के अंतर्गत क्या है, पानी की प्लाज्मा मात्रा अधिक होती है, तो उसी में मतलब ये अमोनिया का भी निष्कासन करेगा, इसलिए इसको अमोनियोटेलिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके बाद में इसमें हम आज पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो ट्रिपेनोसोमा है उसमें जो पाचन है, पाचन की बात की जाए तो वैसे तो इसमें देखो पाचन होता है वो क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है, क्योंकि ये पचे पचाए जो भोजन है उसको क्या करता है, अवशोषण करता है। अब इसकी देखो पाचन के साथ साथ इसमें आप उपापचय भी और जोड़ सकते हो। उपापचय, उपापचय का मतलब क्या होता है, उपापचय को इसके अंतर्गत आप ध्यान से समझेंगे। उपापचय में क्या है, उपापचय ट्रिपेनोसोमा में जैसे ही उपापचय की मैं बात करता हूं, यहाँ ट्रिपेनोसोमा में उपापचय, तो देखो ट्रिपेनोसोमा में जो उपापचय की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है कि जो ट्रिपेनोसोमा जो अवशोषित ग्लूकोज होता है, अवशोषित C6H12O6, ये जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा
यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा अपघटित कर देता है, और अपघटित करने के साथ साथ इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया किस स्थिति में होता है, निष्क्रिय स्थिति में होता है। यानी कि जो ट्रिपोसोमा है, ट्रिपोसोमा अवशोषित ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या करता है, अपघटित करता है, और अपघटित करने के साथ साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका निष्क्रिय अवस्था में रहता है। लेकिन जब परपोषी की अगर अपन बात करें तो यानी कि जब जैसे ही मनुष्य के अंतर्गत होता है और मनुष्य के अंतर्गत जैसे ही पाया जाता है तो ये ग्लूकोज के अवशोषण को रोकने हेतु जब एक पर्पस है, यानी कि जो मनुष्य है ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है, ग्लूकोज का अवशोषण होगा, और उस अवशोषण को रोकने के लिए मनुष्य प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी बनाता है, और जैसे ही वो एंटीबॉडी बनाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो ट्रिपोसोमा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, इस ट्रिपोसोमा है उस ट्रिपोसोमा का कौन माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के साथ साथ वो फिर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, उस जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस और लाइसिस के द्वारा ये बनाता है पाइरुविक अम्ल। क्या बनाता है ये पाइरुविक अम्ल, और वो पाइरुविक अम्ल कहाँ चल जाता है, इसका कैविस चक्र में चला जाता है, और कैविस चक्र के अंतर्गत चल के CO2 H2O प्लस ऊर्जा का क्या कर लेता है, ये निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा ये कर लेता है, और उस प्रकार से ऊर्जा जैसे मिल जाती है इसको, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, जनन को रोक देता है, और जनन को जैसे रोकता है कि इसकी जो अवस्था होती है उसको ठुट या स्तंभ की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो इसके अंतर्गत जो संरचना है वो कंप्लीट होती है। कल अपन इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जनन को पढ़ेंगे। कल का अपना टॉपिक और पार्ट जो क्या रहेगा, रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रिपोसोमा। ट्रिपोसोमा के अंतर्गत जो जनन है उसको अपन क्या करेंगे, वही कंप्लीट करेंगे। तो आज